Hello and welcome to Exam Sastra. Today we will analyze about the current affairs of 4th November. तो आज बात करेंगे APSC पॉइंट ऑफ व्यू एंड ADRE या फिर SI पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टैटिक करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट विल कवर टुडे फॉर APSC and there are some rapid fire current affairs for APSC prelims and for ADRE and सब इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों का जो बैचेस है यहाँ पे एडमिशन चल रहा है बेसिकली फॉर 2 बैचेस. वन इज प्रारंभ बैच फॉर APSC विच इज़ APSC फाउंडेशन बैच एंड साथ में आपका जो प्रथमा बैच है वहाँ उसके लिए भी अभी फिलहाल हाल ही में एडमिशन हम लोग क्लोज करे हैं. लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे साथ अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज आवर फैकल्टी टीम फॉर APSC and this is our faculty team for SSC and state government exams. You can pause the video and see who are with us. Okay, so exactly हमारे साथ कौन है and कौन सी फैकल्टी कहाँ से है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, आप लोग इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगा. ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इट इज़ अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022. ये एक एडिटोरियल से लिया गया है. ठीक है, बेसिकली आपका जो PIB है वहाँ से मैंने लिया है. देखिए, इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है. यहाँ पे कई सारे एक्ट्स का भी जिक्र किया जाएगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइक GS पेपर 2 फ्रॉम GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू एंड यहाँ पे GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें डिस्कस किया जाएगा. देखिए, रिसेंटली क्या है कि न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022. ठीक है, शेडिंग लाइट ऑन द कंसर्निंग ट्रेंड्स इन रोड एक्सीडेंट्स एंड फैटलिटीज़. तो रोड एक्सीडेंट को लेके एक आपका जो रिपोर्ट है वो हाल ही में आया था, उससे रिलेटेड कई सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे. की हाइलाइट्स के बारे में अगर बोला जाए तो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट के रिगार्डिंग एक बहुत सारे फैक्चुअल डाटा आप लोगों को मिलेगा. ठीक है, इसको आप लोग लिख के रख लीजिए क्योंकि ये मेन आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट बनेगा. ठीक है, क्योंकि ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, तो इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है. सो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट के बारे में अगर बात किया जाए 2022 में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स ऑकर्ड इन इंडिया. माने 4,61,000 रोड एक्सीडेंट 2022 চনত হৈছে. সো ইউ কেন ইমেজিন যে পাৰ ডে কিমান এনেকুৱা ৰোড এক্সিডেণ্টছৰ কেছ আহিছে, লিডিং টু 1,68,491 fatalities and 4,43,366 people who have injured in this in 2022. मतलब कितने सारे लोगों का मौत हो जाता है. कोविड-19 से भी एक्चुअली किसी ने कहा था कि ये जो रोड एक्सीडेंट का केस है, जब मोटर व्हीकल एक्ट आया था उसी के आसपास में ये स्टेटमेंट आया था कि कोविड-19 में जितने लोगों का मौत हुआ है उससे कई गुना मौत कब होता है या फिर कैसे होता है, रोड एक्सीडेंट्स में होता है. तो इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस फिगर्स रिप्रेजेंट्स एन 11.9 year-on-year increase in accidents, 9.4% rise in fatalities and substantial 15.3% surge in the number of people injured. मतलब हर कई एंगल में आप अगर देखिए, हर कोई एंगल में एक्सीडेंट की बात किया जाए तो 11.9% हर साल बढ़ रहा है. ठीक है, 9.4% का फैटेलिटी रेट है. ठीक है, एंड अब देखिए जो लोग इंजर्ड होते हैं इसका भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 15.3%. सो इट इज़ अ सीरियस इशू. ठीक है, इसीलिए पब्लिश किया है. रोड एक्सीडेंट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो 32.9% है अप्रॉक्सीमेटली. आप याद रखिए 33% जो मेन जो नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे है वहाँ पे आउट ऑफ 100% 32.9%, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 33% वहीं पे होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है हाई स्पीड वहाँ पे मेंटेन होता है. 23.1% इन स्टेट हाईवेज एंड रिमेनिंग 43.9% ऑन अदर रोड्स. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे में इतना स्पीड होने के बाद भी, क्योंकि एक्सप्रेसवेज में मिनिमम लिमिट ही 100-120 होता है, फिर भी सबसे ज़्यादा अगर रोड एक्सीडेंट की बात किया जाए जो आपका जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे ये केसेस सामने को ज़्यादा आता है. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने लायक है कि 43.9% अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर बोला जाए तो 44%, 33, ठीक है, 11% इसके साथ जोड़ दीजिए 44%. 33% हो गया आपका नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवेज एंड 44% हो गया आपका, मतलब 11% जोड़ के 44 ऐसे करके याद कर सकते हैं. तो 44% कहाँ पे होता है, अदर हाईवेज पे होता है. तो स्टेट हाईवेज के बारे में आप लोगों को
मालूम हो जाएगा कि कितना प्रतिशत होता है। तो फैक्चुअल चीज़ें कुछ याद रखना है, ठीक है। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, डेमोग्राफी में कैसा इम्पैक्ट हो रहा है इसके रिगार्डिंग भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। देखिए क्या है कि ऐसा है बात कि आपका जो यंग एडल्ट है इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 45 ईयर्स, मतलब जो यंग एडल्ट 18 टू 45 मतलब मिड एज के जो लोग हैं, ये जो एज ग्रुप है ना, यहाँ पे 66.5 अप्रॉक्सीमेटली 67% जो आपका एक्सीडेंट्स है ये यहाँ पे होता है, ठीक है, ऑफ द विक्टिम्स इन 2022 इसी एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा शौक, अगर आप बायोलॉजिकली भी देखेंगे तो 18 ईयर्स का जो भी लोग होते हैं, राइट, जो भी बॉयज़ होते हैं बेसिकली, तो दे आर वेरी एक्टिव, तो रेसिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब तो 30 ऐसा ही होता है, और मिडिल एज तक 45 तक ये ज़्यादा बाइक वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता है, इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए ये जो है एज ग्रुप जो एडल्ट का जो एज ग्रुप है 18 टू 45 यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। एडिशनली अगर बात किया जाए, पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 18 टू 60 ईयर्स ऑफ constituted 83.4% of the total road accidents and fatalities. एंड ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये जो 18 से लेके 60, ठीक है, क्योंकि 18 से नीचे इतना ज़्यादा मतलब परमिशन नहीं होता है, 60 से ऊपर जब हो जाते तो चलाते नहीं, तो जाहिर सी बात है 18 से 60 तक का जो एज ग्रुप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ या फिर एक्सीडेंट्स होगा, ठीक है। तो 83% अप्रॉक्सीमेटली आपका एक्सीडेंट जो होता है इसी ग्रुप में होता है। 67% फॉर 18 टू 45 ईयर्स, ये पीक है। 18 टू 45 ईयर्स वाला जो है ये पीक में होता है, ठीक है। तो ये सब जो है डेमोग्राफी में हर एक कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आप लोग अगर देखिए थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको नोट कर लीजिए। रूरल वर्सेस अर्बन एक्सीडेंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो 68% रोड एक्सीडेंट्स डेथ्स occurred in rural areas and urban areas contributing 32% of the total accident deaths in the country. इसका दो कारण हो सकता है, एक जो है कि रोड सेफ्टी की जो अवेयरनेस है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, इसीलिए 32%, और रिमेनिंग जो 68% है इसीलिए ज़्यादा गांव में होता है, ऐसा है पहला। दूसरा है कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स, नियम कानून ये जो होता है फॉलो किया जाता है, और ऐसा ट्रैफिक के सर्विलेंस में गांव एरियाज में कोई नहीं होता है। हेलमेट वगैरह का पहनना ये तो वहाँ पे होता ही नहीं है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो भी एक्सीडेंट का केसेस आता है वो गांव से आता है, ठीक है। तो ये सब जो है, साथ साथ में जो अर्बन एरियाज में तीसरा जो पॉइंट है कि एवरेज आपका स्पीड मेंटेन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में 68% ऑफ द टोटल एक्सीडेंट ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 11.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज याद रखिए। उसके बाद आपका जो 9.4% फैटेलिटीज़ एंड 15.3% इंजरीज ये याद रखिए। साथ साथ में रोड एक्सीडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मैंने बोला था कि 33 एंड 44 वाला याद रखिए, नेशनल हाईवे एंड अदर रोड्स, बाकी आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे और रिपोर्ट में क्या आया है, रूरल वर्सेस अर्बन एक्सीडेंट्स हो गया। उसके बाद है व्हीकल कैटेगरीज। Now, two-wheelers for the second consecutive year accounted for the highest share in both total accidents and fatalities. सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स का, देखिए ये तो जाहिर सी बात है, टू व्हीलर्स का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सेफ्टी टू व्हीलर्स में बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। लाइट व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स, जीप्स एंड टैक्सीज रैंक्ड डिस्टेंट सेकेंड, ठीक है। रोड यूजर कैटेगरीज, एमंग रोड यूजर कैटेगरीज टू व्हीलर राइडर्स हैड द हाइएस्ट शेयर इन टोटल फैटेलिटीज, ओके। रोड यूजर रिप्रेजेंटिंग 44.5% किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स इन 2022, मतलब जितने भी लोगों का मौत हुआ है 2022 में 45% जो है वो टू व्हीलर राइडर्स थे। पेडेस्ट्रियन रोड यूजर्स वे द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप, जो पैदल जाते हैं, पेडेस्ट्रियन यूज़ करके जो जाते हैं, उन लोगों के बारे में अगर बोला जाए तो 19.5% का डेथ उन लोगों का भी हुआ है। स्टेट स्पेसिफिक डाटा अगर देखा जाए तो तमिलनाडु सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊपर है इन केस ऑफ आपका एक्सीडेंट्स, ठीक है। एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा कई सारे वीडियोस में, मिजोरम में जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये ट्रैफिक का नियम बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। और असम के केस में अगर देखेंगे, असम में भी लगभग आपका 1000 के नीचे ये एक्सीडेंट 2000 आपका 21 एंड 22 में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज़
हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु विथ 13.9% ऑफ द टोटल एक्सीडेंट्स, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश विथ 11.8%। बट फैटेलिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो रोड एक्सीडेंट्स की 13.4% अलोन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हुआ है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु टोटल केस में भी ज़्यादा है एक्सीडेंट केस एंड टोटल नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ के मामले में ये सेकेंड रैंक पे आता है। अंडरस्टैंडिंग स्टेट स्पेसिफिक ट्रेंड्स इज एसेंशियल फॉर टारगेटिंग इंटरवेंशन। तो स्टेट स्पेसिफिक जो टारगेट है, ट्रेंड है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि स्टेट वाइज, ठीक है, उसको टारगेट किया जा सके, इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एजेंसीज की तरफ से वो किया जा सके। ठीक है, तो ये था। उसके बाद जो है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इंडियन रोड नेटवर्क। इंडियन रोड नेटवर्क का स्टेटस क्या है? अगर डेंसिटी के मामले में बात किया जाए तो इट इज़ अबाउट 1926.02 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया किमान আছে टोटल 1926.02 रोड डेंसिटी आमार यात হয়। In 2018-19 it was the higher than that of many developed countries, though surface paved road constituting 64.7% of the total road length is comparatively lower than that of developed countries। যদিও এজ এ হোল যদি ডেন্সিটি চোৱা আমাৰ ইয়াতে চবতছে বেছি হয়, বাট যদি एज ए होल सरफेस या फिर पैव्ड रोड्स की अगर बात किया जाए तो डेवलप कंट्रीज से लाइक हम लोग पीछे। नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूटेड 2.09% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री इन 2019। टोटल हमारे इंडिया में जितने भी रोड का लेंथ है उसका 2.09% क्या है? नेशनल हाईवेज है। ठीक है, ये याद रखिए। द बैलेंस रोड नेटवर्क कंप्राइजेज स्टेट हाईवेज 2.9%, जैसे 2.09% नेशनल हाईवे है, 2.9% 90%, 9 को यहाँ आगे लेके आएंगे तो स्टेट हाईवेज का टोटल परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, 7.1% आपका रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स 8.4% एंड प्रोजेक्ट रोड्स 5.4%। ठीक है, तो ये जो है याद रख लीजिए, थोड़ा बहुत काम आएंगे। ठीक है, व्हाट आर द रोड एक्सीडेंट्स मिटिगेशन मेजर्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पहला जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एजुकेशनल मेजर्स लिया गया है। नाउ मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस एजेंसीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग रोड सेफ्टी एडवोकेसी। ठीक है, तो किसमान एजेंसीक रोड सेफ्टिर क्षेत्र एडवोकेसिर कारण बा इंटरवेंशनर कारण फाइनेंशियल असिस्टेंट दिबर बारे एटा स्कीम अना गई। इंजिनियरिंग मेजर्स की अगर बात किया जाए, रोड सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन मेड मैंडेटरी एट ऑल स्टेजेस। मतलब रोड सेफ्टिर ऑडिटर जो प्रसेस है সেই प्रसेसটো प्रत्येकটো स्टेजर कारण, ठीक है, যিকোনো हाईवे क्षेत्र की কৰিছে এইটো मैंडेटरी কৰিছে। द रोड सेफ्टी RSA ऑडिट ऑफ ऑल हाईवे प्रोजेक्ट्स, जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी एट ऑल स्टेजेस। द मिनिस्ट्री हैज़ बीन notified a mandatory provision of an airbag for the passenger seated on the front seat of a vehicle। ठीक है, नेक्स्ट टू द ड्राइवर फ्रंट सीटत जोजन मानुह बहि थाके সেই মানুহজনৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো এয়াৰবেগ হয় এইটো মেণ্ডেটৰী কৰিছে। এনফৰ্চমেণ্ট মেজাৰ্ছ কি হয়? এনফৰ্চমেণ্ট মেজাৰ্ছ মানে লিগেল মেজাৰ্ছ কি আছে? দ্য মটৰ ভেহিকেল এক্ট অফ 2019 আমি সকলোৱে জানো, এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক মনিটৰিং এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট অফ ৰোড ছেফটি ৰুলছ, মানে ৰোড ছেফটি যিবোৰ ৰুলছ আছে ইলেক্ট্ৰনিক মনিটৰিং আৰু এনফৰ্চমেণ্টৰ কাৰণেও কি অনা গৈছে? এনফৰ্চমেণ্ট মেজাৰ লোৱা গৈছে along with motor vehicle act of 2019। now what are the initiative related to road safety? road safety related কি initiative এতিয়ালৈকে লোৱা গৈছে at the global level and at India level। global level যেটো আছে first one is Brasilia declaration on road safety 2015 আছিলে। নামটো জানি থলো এটলিষ্ট বহুত কামত আহিব মেনশন লিখিবৰ কাৰণে। the declaration was signed at the second global high level conference। ঠিক আছে, second global high level conference, ঠিক আছে, SGHLC কি কৰিছিলে road safety আৰু road safety related যেটো second global GHLC global high level conference হৈছিলে, তাতে যেটো ব্ৰাজিলত হৈছিলে তাতে ব্ৰাজিলিয়া ডিক্লেৰেশ্যন সাইন কৰা গৈছিলে। আৰু এই এইখন যিখন ডিক্লেৰেশ্যন আছিলে এই ডিক্লেৰেশ্যনখনৰ ইণ্ডিয়া এটা সিগনেটাৰী হয়। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া সিগনেটাৰী আছিলে। বাস এই দুটা পইণ্ট যদি লিখি দিয়া যায় যে ব্ৰাজিলিয়া ডিক্লেৰেশ্যন অন ৰোড সেফটি 2015 এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ এ সিগনেটাৰী অফ দিছ ডিক্লেৰেশ্যন, মাৰ্কস পাই যাবা। সেকেন্ড হৈ গ'ল ডিকেড অফ একশ্যন ফৰ ৰোড সেফটি 2021 to 2030। অ'কে, ডিকেড অফ একশ্যন ফৰ ৰোড সেফটি।
চ' এই যিটো ডিকেড চলি আছে, এই যিটো দশক চলি আছে, এইটো কি বুলি কোৱা হয়, এই দশকটো কিহৰ দশক, একশ্যন ফৰ ৰোড ছেফটি। ঠিক আছে, দ্য UN General Assembly adopted resolution improving global road safety with the ambitious target of preventing at least 50% of the road traffic deaths and injuries by 2030. এই দশকটোত প্লেন কি আছে, UN জেনেৰেল এছেম্বলি, ঠিক আছে, এইটো জেনেৰেল এছেম্বলিয়ে ৰিজলিউশ্যন লৈছিলে যে এইবাৰ গ্ল'বেল ৰোড ছেফটি কি কৰিব, ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব, প্ৰায় 50% যি ডেথ বা ইঞ্জুৰিজ হয় সেইটো কমাবৰ কাৰণে এই দশকটোত চিন্তা চৰ্চা কৰা গৈছিলে। সেইটোকে কোৱা আছে ডিকেড অফ একশ্যন ফৰ ৰোড ছেফটি ফ্ৰম 2021 to 2023। ঠিক আছে, এণ্ড 3 নম্বৰত আহি যায় IRAP, দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰোড এছেছমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। ঠিক আছে, IRAP। So it is registered charity dedicated to saving lives through safer roads. Now ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে কি লোৱা হৈছে, সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ৰিচেণ্টলি লোৱা গ'ল, সেইটো হৈ গ'ল মটৰ ভেহিকেল এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2019। ঠিক আছে, MVA এক্ট অফ 2019। দ্য এক্ট হাইকস দ্য পেনাল্টিজ ফৰ ট্ৰেফিক ভায়লেশ্যন, ডিফেক্টিভ ভেহিকলছ, জুভেনাইল ড্ৰাইভিং এক্সেট্ৰা। কোনোবা যদি জুভেনাইলে মানে বেচিকেলি 18 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি ড্ৰাইভ কৰিছে, বা যদি কিবা ডিফেক্টিভ ভেহিকেল আছে য'ত পলিউশ্যন নাই, যোনে মানে পলিউশ্যনৰ কাগজ পত্ৰ নাই, পলিউশ্যন কৰি আছে, বা ইন জেনেৰেল ট্ৰেফিক যিবোৰ ভায়লেশ্যন আছে তাত হায়াৰ পেনাল্টি লগোৱাৰ বাবে এই এক্টখন অনা গৈছিলে। ইট প্ৰভাইডছ ফৰ এ মটৰ ভেহিকেল এক্সিডেণ্ট ফাণ্ড। ইয়াৰ এটা কি বনাইছে, মটৰ ভেহিকেল এক্সিডেণ্ট ফাণ্ড এটা ইয়াৰ জৰিয়তে বনোৱা গৈছে, হুইচ উড প্ৰভাইড কম্পালচৰি ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ অফ to all road users in India for certain types of accident. ঠিক আছে, সবৰ কাৰণে এইটো মেণ্ডেটৰী কৰিছে টু হেভ এ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ টু অল ৰোডছ টু অল ৰোড ইউজাৰ্ছ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। ইট অলছ' প্ৰভাইডছ ফৰ এ নেশ্যনেল ৰোড ছেফটি বৰ্ড। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই মটৰ ভেহিকেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ অধীনতে এখন কি বনোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, নেশ্যনেল ৰোড ছেফটি এখন বৰ্ড বনোৱাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰা গৈছে, দ্য নেশ্যনেল ৰোড ছেফটি বৰ্ড। ঠিক আছে, টু বি ক্ৰিয়েটেড বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। ছেকেণ্ড যিটো আছে, ইট ইজ দ্য কেৰিজ অফ ৰোড এক্ট 2009, কেৰিজ বাই ৰোড এক্ট 2007। ঠিক আছে, तीसरा जो है द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट ऑफ 2000, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेजर रिलेटेड लैंड और ट्रैफिक एक्ट 2000 চনত অনা গৈছিলে। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ लैंड within the national highways, right of way and traffic moving on the national highways, and also for removal of unauthorized occupation thereon. ठीक है, so the control of national highway was a step माने towards this direction। ठीक है, साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999, NHAI एक्ट ऑफ 1998। ठीक है, the act provides for the constitution of an authority for the development, maintenance and management of national highways and for matters connected therewith of or incidental thereto। ठीक है, इसी के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1998 के तहत ही क्या हुआ है, ये रोड सेफ्टी के लिए एक रोड की डेवलपमेंट के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1998। 3 याद रखिए, मोटर व्हीकल MVA एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज एक्ट ऑफ 2000 एंड साथ साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1998। ये 3 याद रखिए तो हो जाएगा। इसका क्या है, NHAI एक्ट 1998 का प्रोविज़न कि एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रोड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू रोड्स। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट इंडियाज GDP ग्रोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए न्यूज़ क्या है, द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO अनाउंस इन लेट August 2023 that India's GDP had surged in April to June quarter, showing an impressive annual growth rate of 7.8%. So চাৰিটা I'm so sorry, like 3 কোৱাৰ্টাৰ কথা যদি কওঁ, ওকে, সো বেসিক্যালি যেটো এপ্ৰিলৰ পৰা জুন, ঠিক আছে, সো এপ্ৰিলৰ পৰা জুনৰ যেটো কোৱাৰ্টাৰ আছিলে সেই কোৱাৰ্টাৰত 7.8% ইণ্ডিয়াৰ GDP গ্ৰো কৰিছে। সো হুইচ ইজ ইম্প্ৰুভিং। ঠিক আছে, লাইক ইণ্ডিয়া ইজ ইম্প্ৰুভিং। ওকে, সো আৰু এইটো বহুত বেছি এটা ইম্প্ৰেছিভ এটা চাইন হয় ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কাৰণে।
So what has been the growth trajectory in the past? আগতে GDP গ্ৰোথ কেনেকুৱা আছিল ইণ্ডিয়াৰ অলপ পাষ্টত সেইটো বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। মিড 2000ত কি হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ GDP grew at an annual 9% rate in mid 2000 as historically high world trade growth lifted all economies। हर इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड के ये हाई ग्रोथ ऑफ लाइक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ये देखा गया था। A financial sector real estate construction bubble added fraud to that growth which was unsustainable। ये लेकिन ये अनसस्टेनेबल था बेसिकली बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बबल के कारण ये आया था। Growth slowed to 6% after global financial crisis in 2007-8 as world trade decelerated quickly। ठीक है, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 में, उसके बाद फिर से ग्रोथ 6% तक कम हो गया था। 2012 to 15 के बारे में अगर देखा जाए 3-4 साल में GDP ग्रोथ हैड फॉलन अबाउट 4.5%। ये बहुत बुरा वक्त था, ठीक है। But growth for that year and the next 3 jumped courtesy of data revision in January 2015। Okay, the government started calculating GDP on market price instead of factor price। Now what is market price, what is factor price? ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके फैक्टर प्राइस में कैसे GDP निकाला जाता है, कैसे मार्केट प्राइस में निकाला जाता है, मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को कई दफ़ा बोला है इकोनॉमिक्स की क्लास में। ठीक है, सो इंडिया ने क्या किया 2015 में मार्केट प्राइस में GDP को कैलकुलेट किया। तो डेफिनेटली एक बात जान लीजिए कि मैं किसी दिन फिर से समझा दूंगा, मार्केट प्राइस में जब ये GDP निकाला जाता है तो ऐसा लगता है कि GDP बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में अगर निकाल दे GDP तो वो GDP का जो रेट है या फिर ओवरऑल जो GDP का साइज है वो कम दिखने को मिलता है। ठीक है, दिस चेंज इन द मेथोडोलॉजी इंक्रीज GDP। यही मैंने बोला, GDP एट मार्केट प्राइस में जब से ये निकाला है तो GDP इंडिया का अचानक से बढ़ गया है, बट नॉट इन रियल GDP। ठीक है, वन इज नॉमिनल GDP, ओके, विच इज नंबर्स में GDP का ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, लेकिन रियल सेंस पे नहीं, रियल GDP नहीं बढ़ रहा है। 2012 टू 2015 की बात है, आफ्टर 15 ये जो चेंजेस है ये चेंजेस देखने को मिला है। 2016 टू 18 की अगर बात किया जाए द स्लो डाउन रिज्यूम आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन। इसी टाइम क्या हो जाता है 2017 में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है एंड GST को भी लागू कर दिया जाता है। इसके बाद फिर से क्या हो जाता है, इंडिया की इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट या फिर GDP की ग्रोथ रेट वो कम होता दिखता है। ठीक है, मतलब कम होता दिख रहा था। एंड वंस द फाइनेंशियल रियल एस्टेट बबल कोलैप्स following the IL&FS bankruptcy in 2018, GDP growth came down to 3.9% in the year before the pandemic। Now pre-COVID years में क्या हुआ था? In fact, pre-COVID growth was more dire than the publicized estimate implies। ठीक है, Indian statistical authorities present income from production and their measure of GDP। India statistical authority कहने का GDP measure करे from production। In principle, expenditure on Indian products by national residents and foreigners should equal income because producers earn incomes only when someone buys their wares। ठीक है सर, but expenditure grew at merely 1.9% in the pre-COVID years। Now COVID years में क्या हो गया देखिए, by that averaging method GDP grew by 2.9%। कितना कम हो गया, मतलब ऐसे करके गिरा। ठीक है, in a pandemic year, okay। तो द स्लो डाउन फ्रॉम द हेडी 9% GDP ग्रोथ इन द मिड 2000 टू 3 to 4%, मतलब 9% से सीधा 2 to 3% और 3 to 4%, ये जो नीचे ऐसे करके जो आया है ना, ठीक है, ये स्लो डाउन दिखने को मिला था। बिफोर द पेंडेमिक रिफ्लेक्टेड सेवियर वीकनेस इन डिमांड। उस टाइम क्या हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, इनकम नहीं था, तो पैसा आएगा तभी तो डिमांड जनरेट होगा ना, लोगों के पास जब पैसा रहेगा, ठीक है, डिमांड जनरेट होगा तभी तो लोग जाके खरीदेंगे, तभी जाके ज़्यादा चीज़ें बिकेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बेसिस पे ही निकाला गया है तो क्या बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा। लेकिन पैसा अगर नहीं है, डिमांड नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस विल बी शट डाउन। तो एग्जैक्टली उस टाइम में यही हुआ था। पोस्ट कोविड ईयर्स के बारे में अगर बात किया जाए, इन द पोस्ट कोविड-19 ईयर्स द इकोनॉमी हैज़ बाउंस्ड अराउंड, इट फेल शार्पली, रिकवर्ड मॉडेस्टली, स्लोड सेवियरली। ठीक है सर, नाउ ऐसा है, शार्पली फॉल किया, फिर रिकवरी हुआ, मॉडेस्ट रिकवरी, ओके, एंड स्लोली अभी बढ़ रहा है, ओके, इट इज़ लाइक दिस,
Okay, the only way to assess this bouncy post-COVID phase is by determining the average growth rate over the entire period. Even that is not straightforward. If we consider latest 4 quarters over the 4 quarters before COVID, the annual growth rate of the income and expenditure average is 4.2%. কৈছে যদিহে এই যিকেইটা এভাৰেজ 4টা কোৱাৰ্টাৰ আছে, ইফ ইউ কনচিডাৰ লেটেষ্ট যোৱা 4টা কোৱাৰ্টাৰত যদি আমি গ্ৰোথ ৰেট দেখোঁ কোভিডৰ আগৰ যিখিনি সময় আছিলে, ঠিক আছে, সেইখিনিৰ লগত সেই 4টা কোৱাৰ্টাৰৰ লগত যদি আমি মিলাই পেলাই চাওঁ, অ'কে, ইফ উই কনচিডাৰ দ্য লেটেষ্ট 4 কোৱাৰ্টাৰ্ছ অভাৰ দ্য 4 কোৱাৰ্টাৰ্ছ বিফৰ কোভিড, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, এনুৱেল গ্ৰোথ ৰেটটো কিমান পাওঁ, 4.2%। ইয়ে একচুৱেল হে, ঠিক আছে। আৰু ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি এতিয়া এইকাৰণে বাঢ়িছে বিকজ অফ বেছ ইফেক্ট। এইটো জাষ্ট জানি থৈ দিয়া, কেতিয়াবা আমি ক্লাছত বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এনালাইচিছত মই বুজাই দিম হোৱাট ইজ বেছ ইফেক্ট। সেইকাৰণে বহুত বেছি জিডিপি গ্ৰোথ ৰেট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইফ ইউ কম্পেয়াৰ অনলি দ্য লেটেষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অভাৰ দ্য কোৱাৰ্টাৰ বিফৰ কোভিড, মানে আমি যদি এতিয়া লেটেষ্ট কোৱাৰ্টাৰটো চাওঁ, এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈকে যদি চাওঁ, ঠিক আছে, বা তাৰ লগত যদি আমি কি তুলনা কৰোঁ, এই কোভিডৰ আগৰ কোৱাৰ্টাৰটো যদি চাওঁ, এনুৱেল গ্ৰোথ ইজ জাষ্ট 2%। মানে ভাবি লওঁ, দ্য এনুৱেল গ্ৰোথ ইজ জাষ্ট এবাভ 2%। কোভিডৰ আগত যিমান আছিলে তাৰ আগৰ কোৱাৰ্টাৰটো, আৰু এতিয়া যদি আজিৰ ডেটৰ মানে বা লাষ্টৰ কোৱাৰ্টাৰ, বেচিকেলি এপ্ৰিল টু জুনলৈকে কৈছে, সেইটো যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কম্পেৰিজনটো একচুৱেল কম্পেৰিজন কিমান পাৰ্চেণ্ট, 2%হে গ্ৰ' কৰিছে, ঠিক আছে। তো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু 4টা কোৱাৰ্টাৰ যদি ধৰোঁ, কোভিডৰ আগৰ 4টা আৰু এতিয়া আগৰ 4টা কোৱাৰ্টাৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো আছে এতিয়া যিটো একচুৱেল গ্ৰোথ ৰেট হয়, এইটো 4.2%। আৰু সেই 2টোৱে যদি এটা কোৱাৰ্টাৰ ধৰোঁ, এতিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট হয়, অলমষ্ট 2%। চ' ইট ইজ কোৱাইট ল', ঠিক আছে। The telltale sign of post-COVID demand weakness is the further drop in private corporate investment to 10% of GDP in 2021-22. Now, what are the primary reasons behind the decline in GDP growth rate in the past years? पहला जो है एक weak external demand. External demand is another important source of economic growth as it reflects the competitiveness and integration of the economy with the world. বাহিৰৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ডিমাণ্ড মানে বাহিৰৰ ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিলে, বা বাহিৰৰ ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বা ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত এণ্টাৰ কৰিব কিয় বিচৰা নাই। নাও দ্য থিং ইজ, যেতিয়া বাহিৰৰ মানুহে যেতিয়া নিবিচাৰে, এই কি বুজায়, যিখিনি নতুন ইনভেষ্টৰ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে, বা এজ এ হোল কি এইটো দেখায় যে কম্পিটিটিভনেছৰ ক্ষেত্ৰত, মানে যিটো কম্পিটিটিভনেছৰ লেভেল বা ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৱৰ্ল্ড ইকনমিৰ লগত যিটো আছে, সেইটোৰ একচুৱেলি যিটো অৰিজিনেল মানে ছবি, সেইখন দেখাই দিয়ে। মানে এজ ইট ৰিফ্লেক্টছ দ্য কম্পিটিটিভনেছ এণ্ড দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ দ্য ইকনমি উইথ দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' বেচিকেলি যেতিয়া নাথাকিব, যেতিয়া মানে দেখিব যে নাই ইয়াত একো লাভ নাই, ইয়াতে বহুত বেছি প্ৰফিট নাই, নিজৰ জিডিপি গ্ৰোথ ৰেট নাই একচুৱেল লেভেলত, যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ডিমাণ্ডেই নাথাকিব, তেতিয়া গম পোৱা যায় যে আচলতে ইণ্ডিয়ান জিডিপিৰ বা ইণ্ডিয়ান ইকনমিখনৰ গ্ৰোথৰ যিখন চিত্ৰ সেইখন কেনেকুৱা হয়। However, Indian exports to GDP ratio has been declining since 2013. Export to GDP ratio, ঠিক আছে, 13-14. The ratio was 25% in 2011-12 and declined to 18% in 1920. So 11-12 পৰা 19-20লৈকে এক্সপৰ্ট টু জিডিপি ৰেচিঅ' অলমষ্ট কিমান কমিছে, 7% ড্ৰপ হৈছে 11-12 পৰা 19-20লৈকে। চ' এইটো বহুত এটা ভাল চাইন নহয়, এক্সপৰ্ট টু জিডিপি ৰেচিঅ', ঠিক আছে। মানে জিডিপি আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো বস্তু মানে, ঠিক আছে। দ্য ল' কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট, ইণ্ডিয়াছ ইনভেষ্টমেণ্ট ৰেট ফেইল ফ্ৰম 39.8%, 9 - 1 8, ঠিক আছে, এনেকৈ মনত ৰাখিবা, 39.8% অফ জিডিপি ইন 2010 to an estimated 29.3% in 2021. Almost 10% কিহত ক্যাপিটেল ইনভেস্ট, মানে মনত এনেকৈ ৰাখিবা, ল' কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আমি কৰা নাই। বেচিকেলি ইণ্ডিয়াছ ইনভেষ্টমেণ্ট ৰেট কিমান পাৰ্চেণ্ট ডাউনগ্ৰেডত গৈছে, 10% ইন জাষ্ট লাষ্ট ডিকেড, ঠিক আছে, 10 পৰা 21লৈকে অলমষ্ট 11 বছৰত। দেন এক্সটাৰ্নেল ডিমাণ্ড কিমান কমিছে, এপ্ৰক্সিমেটলি 7%। এই মানে এক্সটাৰ্নেল ডিমাণ্ডটো কমিছে, চৰি এক্সপৰ্ট টু জিডিপি কিমান কমিছে, 7%, ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কমিছে, 10%। চ' একজেক্টলি এই দুটা ডিকেডত এই দুটা বস্তু দেখা পোৱা গৈছে, एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो एंड साथ साथ में कौन सा है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड शॉक्स। देखो जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, मतलब पॉलिसी अनसर्टेनिटी, कोई प्रॉपर तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो एक इकोनॉमिक शॉक की तरह ही था ना सब बिजनेस क्लास के लिए। कॉर्पोरेट के टैक्स माफ़ कर दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लागू कर दिया गया है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी बोथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस रिगार्ड। तो ये जो अनसर्टेनिटी एंड शॉक्स है,
इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी को। वेल सम ऑफ दिस मे हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट, दे ऑल्सो कॉज शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन। जीएसटी डिमोनेटाइजेशन आज के डेट में बहुत अच्छा है, मतलब इसके लिए आज के डेट में बहुत अच्छा हो रहा है कि अभी सब ठीक है, जीएसटी हर कोई बिजनेस के पास जीएसटी नंबर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन था ना, अभी के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ठीक है ना। साथ साथ में क्या है, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ओके, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये भी एक कारण है मतलब ग्रोथ रेट कम होने का। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ नॉट बीन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। इंडियार इकोनॉमिक ग्रोथ कि নহয় না ইনক্লুসিভ হয়, প্ৰত্যেক সেক্টৰৰ মানুহৰ কাৰণে বোলে, প্ৰত্যেক স্তৰৰ মানুহৰ কাৰণে বোলে ইণ্ডিয়ান ইকনমি মানে গ্ৰোথ হে, গোটেই গ্ৰোথৰ প্ৰচেছটোৱে তেওঁলোককো সামৰি নলয় আৰু ইকুইটেবলো নহয়, ঠিক আছে। দ্য ইনকাম শ্বেয়াৰ of the top 10% of the population has increased from 31% in 1980 to 56% in 2016। মানে 2016 ডাটা অনুসৰি 56% টোটেল কোনে ইনকাম কৰি আছে, ইনকাম শ্বেয়াৰ কাৰ আছে, আউট অফ 100% অফ টোটেল ইণ্ডিয়াছ ইনকাম শ্বেয়াৰ 10% সেই টপ ক্লাছৰ হাতত সীমিত হৈ আছে। চ' ইনইকুৱেলিটি ইজ প্ৰিভেইলিং ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমি। দ্য শ্বেয়াৰ অফ দ্য বটম 50%, ঠিক আছে, বাকী তলৰ যোনখিনি 50% আছে, 10% তলৰ, ঠিক আছে, শ্বেয়াৰ অফ বটম 50% হেজ ফলেন ফ্ৰম 24% to 15%, তেওঁলোকৰ 15% আছে। দ্য পভাৰ্টি ৰেট হেজ অলছ' ষ্টেগনেটেড এট around 20% since 2011। তো এতিয়া আমাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট বিল' পভাৰ্টি মানুহ লাইনৰ মানে মানুহ আছে দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে 20%। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप सभी को मालूम है मेक इन इंडिया आया, ठीक है, मेड इन इंडिया आया, तो ये जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंडियन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो प्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, ये कम होने के कारण से ही एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, ये एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे नहीं पा रहा है। सबसे ज़्यादा तो आपका एग्रीकल्चर दे रहा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर दे रहा है, मतलब सर्विसेज सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी अगर किसी भी सेक्टर के पास है, इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी तो है ही, वीक एक्सटर्नल डिमांड, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी इन पॉलिसी मेकिंग एंड इकोनॉमिक शॉक्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ए डिक्लाइन इन कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन तो कम होगा ही, देखिए डिमांड ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा। कंजम्पशन इज अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी एज इट रिफ्लेक्ट्स द परचेसिंग पावर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। कंजम्पशन करने के लिए पैसा रहेगा तो दिखेगा कि परचेसिंग पावर भी ज़्यादा है एंड लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से मेंटेन होगा, लेकिन नहीं है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, डेफिनेटली क्या होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होने से क्या होगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा पैसा आएंगे मार्केट में, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा आएंगे, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है, वहाँ पे मैंने बोल ही दिया है, वो एक्सटर्नल डिमांड तो है ही नहीं, इंटरनल डिमांड भी नहीं है। हाउ इंडियाज कंजम्पशन, हाउएवर इंडियाज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज शेयर ऑफ जीडीपी हैज ऑल्सो फॉलन फ्रॉम 60.5% in 2019-20 to 57.5% in 2021-22। सो देखिए हर एक सेक्टर में, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एक्सटर्नल आपका जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो हो, या फिर एक्सटर्नल डिमांड के अंदर, ये मैंने बोला है कि एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है, पुअर परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी कर रहा है, ठीक है। साथ साथ में आपका जो इनइक्वालिटी ज़्यादा हो रहा है, पुअर परफॉर्मेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, डिक्लाइन इन लाइक आपका जो कंजम्पशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स दैट कैन हेल्प इंडिया रिकवर फ्रॉम स्लम। पहला जो है लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन, तो क्या वो फैक्टर्स है जिससे इंडिया इस स्लम से बाहर आ सकता है। इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट अराउंड 1.4 बिलियन पीपल विथ मोर देन 40% बिलो द एज ऑफ 25। 25 বছৰ তলত প্ৰায় 40% লোক আছে আউট অফ 14 বিলিয়ন পিপল। সো সি কিমান বেছি মানুহ আছে, ঠিক আছে, এপ্ৰক্সিমেটলি 80 crore পপুলেশ্যনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, 80 নহয়, এৰাউণ্ড আই এম সৰি 60 crore পপুলেশ্যন, তো এইটো বিল' 25। তো আমাৰ যিটো
ডেমোগ্ৰাফি হয়, য়াং ডেমোগ্ৰাফি হয় খুব, ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ য়াং ডেমোগ্ৰাফি। চ' এতিয়া চবতছে বেছি যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইটোৱে হ'ল হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্টত চৰকাৰে পইচা খৰচ কৰিব লাগে, চ' ডেট যাতে ইণ্ডিয়া এটা সময়ত গৈ পেলাই যে ৱৰ্ল্ডৰ ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব পাৰে। তাৰ লগতে এই ৰেজিলিয়েণ্ট এণ্ড ডাইভাৰ্চিফাইড ইকনমি, ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ নট solely based on one factor, ठीक है, और वन लाइक कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, जो ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि वो ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट हुए थे। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में भी अलग अलग एग्रीकल्चर से लेकर हर एक सेक्टर वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, माइनिंग तक, ठीक है। आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी लाइक अलग अलग स्केल की इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है। सर्विसेज सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, टेक सर्विसेज से लेके लाइक आपका नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सर्विसेज है, हर एक चीज़ें यहाँ पे है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मोरओवर इंडिया हैज़ shown resilience in coping with various crises in the past, such as global financial crisis of 2007-8 and the COVID-19 pandemic of 2020-21। मैं बात बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 पेंडेमिक में भी, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी की एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये कितने प्रतिशत के हिसाब से ग्रो कर रहा था? 3.4%, ठीक है। ये एक पॉजिटिव साइन है। कुछ नहीं हो रहा है तो एग्रीकल्चर तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, ठीक है। ये रिफॉर्म ओरिएंटेड एंड प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, ये हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। लार्ज यंग पॉपुलेशन, साथ में रेजिलियंस एंड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी एंड प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। नाउ व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू मेक इंडिया ग्रोथ रेट मोर रोबस्ट? पहला जो है कैसे होगा, वही है जो नहीं है ना, जो नहीं है उसको ही करना पड़ेगा। एक्सटर्नल डिमांड है, एक्सपोर्ट कम है, उसको बूस्ट करना पड़ेगा। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड शॉक्स है, इसको अच्छी तरीके से वेल प्लान पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। इनइक्वालिटी पॉवर्टी ज़्यादा है, यहाँ पे लोअर इनकम जो ग्रुप है, ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा सुविधा देना पड़ेगा, इन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में आपका जो है लाइक पोर परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्कीम्स लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी आपका अलग अलग स्कीम्स अभी भी चल रहा है, ठीक है, अलग अलग इनिशिएटिव गवर्नमेंट का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन इन कंजम्पशन बढ़ाने के लिए भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लाइक जैसे क्या है, बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, ठीक है। दीज आर द टू मेन ड्राइवर्स, यही ड्राइवर है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगा, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। एनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो साथ में आपका जो है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यंग डेमोग्राफी है। इन्वेस्टिंग इन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल सर्विसेज, ये दो बार आ गया है, ठीक है। तो ये जो तीन है ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लेकिन बूस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में आपका जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका जो है जो इनइक्वालिटी की इशू को सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग आपके हर एक सेक्टर के वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट कर भी रहा है दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत, ठीक है, कौशल विकास योजना के तहत। सो और बहुत सारे योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी। नाउ व्हाट आर द सो ये जो है ये फिर से यहाँ पे आ गया, आई डोंट नो, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया, कोई बात नहीं। ये इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, एनालिसिस था। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीका वायरस, ठीक है। सेगमेंट जो है रैपिड फायर करंट अफेयर्स करके है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2024, ठीक है। ठीक है, सो जीका वायरस, क्यों फिर से जीका वायरस का जिक्र हुआ है? कर्नाटका हैज स्टेप्ड अप सर्विलेंस आफ्टर ए मॉस्किटो पूल इन चिकबल्लापुर वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर जीका वायरस। जीका वायरस जो है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये वेक्टर बॉर्न एक फ्लेवी वायरस है। जीका वायरस इज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरस, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा इन 1947, जिस साल हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था। इन रेसस मकाक मंकी followed by evidence of infection and disease in humans in other African countries in the 1950s, ठीक है। पहले मकाक के वहाँ पे एक मंकी में पाया गया था, उसके बाद ह्यूमंस में भी इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। ट्रांसमिशन प्राइमरीली बाय द बाइट्स ऑफ एडिस मॉस्किटो
एडिस मॉस्किटो अगर बाइट करेंगे तभी जिका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, मेनली एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, सो एडिस जो मच्छर है उसके बाइट करने से ही ये ट्रांसमिशन हो सकता है। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फोटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज दो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड transfusion and possibly through organ transplantation. Aedes aegypti mosquitoes also transmit dengue, chikungunya and urban yellow fever which mostly bite in the day. ठीक है, डे टाइम में ही ज़्यादा बाइट होता है, आपको भी मालूम है ये जितना भी है ना डेंगू वगैरह डे टाइम में ही बाइट करते हैं ये मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस। एडिस एजिप्टी दिन में ही ज़्यादा बाइट करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 14 डेज का होता है। सिम्टम्स जो है मोस्ट पीपल डू नॉट डेवलप सिम्टम्स एंड हु डेवलप्स मे हैव रश फीवर, कंजक्टिवाइटिस चकु खजुआई रंगा है, मसल एंड जॉइंट पेन, मेलाइस, हेडेक, ये सब 2-7 दिन तक रहता है। कॉम्प्लिकेशन इट इज एसोसिएटेड विद गुइलेन-बेरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी एंड myelitis in adults and children. Infected pregnant mothers can cause microcephaly in infants and other congenital malformation with preterm birth and miscarriage. 2016 में ये complications है। ठीक है, न्यूरोपैथी को लेके लाइक अलग अलग सिंड्रोम्स देखने को मिलता है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में। ठीक है, मिसकैरेज भी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, 2016 में WHO ने डिक्लेयर किया था जिका वायरस रिलेटेड माइक्रोसेफेली ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एंड लेटर डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इन द सेम ईयर। ये डिक्लेयर किया गया था, मतलब पूरे दुनिया भर के लिए एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 2016 में, उसी साल इसको ये जो डिक्लेरेशन है इसको बंद भी किया गया था। ट्रीटमेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल सो फार। ठीक है, okay, and prevention, vector control by using larvicides and protection against mosquito bite is a key measure to prevent it. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज अबाउट कल्मिनेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्क द कल्मिनेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव विद द कंक्लूजन ऑफ द मेरी माती मेरा देश कैंपेन जो चल रहा था इसको खत्म मतलब कंक्लूड किया। कमेंसिंग ऑफ द 12th of March 2021 द इंसेप्शन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव drew inspiration from महात्मा गांधीज दांडी यात्रा। ठीक है, 12 मार्च 2021 দিনা কমেন্স কৰা গৈছিলে আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ, আৰু এইটো ক'ৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছিলে এই প্ৰগ্ৰেমটো 12 তাৰিখে কৰিবৰ কাৰণে দাণ্ডি যাত্ৰাৰ পৰা হৈছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ। নোটেবলি দ্য কনক্লুজন অফ দিছ চেলিব্ৰেটৰী ইভেণ্ট ৱাজ অবজাৰ্ভ অন 31st October 2023 coinciding with the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. So এই যিটো কনক্লুজন প্ৰগ্ৰেম আছিলে এইটো 31 অক্টোবৰ তাৰিখে কৰা গৈছিলে, কিয়নো 31 অক্টোবৰ হৈ গ'ল বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী জন্মদিন চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ। During the same occasion, the foundation stone for Amrit Briksha and Amrit Mahotsav Memorial was also ceremoniously laid. The Meri Mati Mera Desh campaign pays homage to the courageous individuals who made significant sacrifices for the nation through collaborative efforts at various levels, at like block level, district level, फिर state level, फिर national level। ये campaign चलाया गया था which involved diverse activities such as erecting memorials, taking pledges, planting indigenous saplings, ठीक है, and honoring freedom fighters and their families through ceremonies। ये किया गया है जो like ये जो था तो ऑनरिंग और फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर फैमिलीज, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया इनिशिएटिव था। उसके बाद जो है रोहिणी नायर प्राइज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंजीनियर टर्न सोशल वर्कर दीननाथ राजपूत was awarded Rohini Nair Prize for outstanding contribution to rural development for his work in changing the lives of over 6,000 tribal women in Naxalite affected areas of Chhattisgarh through the establishment of a farmers producers organization। एक FPO बना के वहाँ पे 6,000 लोगों ट्राइबल वीमेन की लाइफ बदलना, ठीक है, ये बहुत बड़ी टफ जॉब है, वो भी नक्सलाइट एरियाज में। तो इसीलिए दीननाथ राजपूत जी को ये रोहिणी नायर अवार्ड मिला है। दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द रोहिणी नायर प्राइज विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ एपोनिमस इकोनॉमिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर रोहिणी नायर के नाम से ये दिया जाता है, हु पास्ड अवे इन 2021।
So this is about like ADRE and SI एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब ये जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है ये SI एंड ADRE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइटर टी पद्मनाभन रिसीव प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड। केरला ज्योति अवार्ड 2023 কোনে পাবলৈ সক্ষম হৈছে? টি পদ্মনাভন, ঠিক আছে। He was selected for the highest civilian honor by the government considering his contribution in the field of Malayalam literature। बेसिकली मलयालम लॉरेट वो है, ठीक है, टी पद्मनाभन, ये याद रखिए। उनको इस बार केरला ज्योति अवार्ड मिला है। वो कौन सी लिटरेचर के साथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? टी पद्मनाभन मलयालम, ठीक है, क्योंकि केरला से है, ठीक है। इंडिया बोर्न ऑथर नंदिनी दास विंस द 2023 British Academy Book Prize। India-born author Nandini Das has been named the winner of 2023 British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding, a leading international non-fiction prize for her book Courting India, England, Mughal India and Origins of Empire, ठीक है। The winning book is her debut and has been described by critics as the true origin story of Britain and India told through England's first diplomatic mission to the Mughal courts, ठीक है। तो नंदिनी दास जी को इस बार का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 मिला है। नेक्स्ट इज सोनवाल टू लॉन्च डोमेस्टिक सेलिंग इंटेल क्रूइज liner Costa Serena। Union Minister of Port Shipping and Waterways Sarvanda Sonowal will launch the domestic sailing of the first international cruise liner Costa Serena in Mumbai at in India at Mumbai। Costa Cruises is expected to carry approximately 45,000 passengers। ठीक है, इन नेक्स्ट 2 months वॉयजेस, ठीक, ये बहुत ही बड़ा कदम है। सच क्रूज इनिशिएटिव आर पार्ट ऑफ देखो अपना देश, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो इंटरनेशनल क्रूज कोस्टा सेरिना, ये जो है लीनर कोस्टा सेरिना, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली कौन से इनिशिएटिव के अंदर आता है? देखो अपना देश लॉन्च्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर्स अपील टू द मिडिल क्लास टू प्रीफर डोमेस्टिक टूरिज्म ओवर इंटरनेशनल। बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग नेशनल टूरिज्म पे ज़्यादा, डोमेस्टिक टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान देना उन लोगों को चाहिए ओवर इंटरनेशनल टूरिज्म। उसके बाद है यू मथुरा मालिंगा थेवर। एवरी ईयर ऑन October 30th a remarkable event unfolds in the heart of Kolkata, India, as hundreds of people from West Bengal Thevar community, West Bengal में थेवर कम्युनिटी रहते हैं, they gather for थेवर जयंती गुरु पूजा। किसके लिए करते हैं? यू मथुरा मालिंगा थेवर। The celebration is a vibrant blend of religious reverence and cultural significance, ठीक है, honoring a man whose contribution to India's freedom struggle and fight against untouchability left an indelible mark on the nation, ঠিক আছে। আনটাচেবিলিটিৰ কাৰণে ইউ মথুৰা মালিংগা থেভাৰৰ অৱদান আছিলে, সেইকাৰণে এই উৎসৱটো পালন কৰা হয়। নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ পয়েট लुईस ग्लूक passed away at 80। इनके बारे में जानना है। नोबेल प्राइज विनर थे पोएट लुईस ग्लूक, ठीक है। सेलिब्रेटेड पोएट लुईस ग्लूक who was awarded the Nobel Prize in Literature in 2020 has passed away at the age of 80। The Swedish Academy responsible for Nobel Prize selection praised her poetry for its unreserved examination of family and childhood with distinct and austere beauty। Louise Gluck's work, often concise and poignant, was noted for its similarity in the 19th century American poet Emily Dickinson। उसके साथ similarity दिखने को मिलता है in its severity and unwillingness to accept simple tenets of fate। बस इतना याद रखना है, जो नोबेल प्राइज विनर था लिटरेचर में 2020 में इनको मिला था लुईस ग्लूक, उनका देहांत हो गया। असम लॉन्चेस अरुणोदय 2.6 or 2.0। As Arunodaya 2.0 aims to extend the reach of the poverty alleviation program, approximately 7.3 lakhs new beneficiaries will be included in the program, bringing the total number of beneficiaries to 26 lakhs. In Kokrajhar district alone, 21,000 new beneficiaries out of this 7,30,000 will be added to Arunodaya 2.0
इट इज़ ए कैंपेन टू एम्पावर वीमेन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सो आज का क्वेश्चन ये है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी देख लीजिए, और इंस्टाग्राम तक अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी हो जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र।